हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमने ऑलरेडी दो तरीके के टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज को डिस्कस किया हुआ है, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो दो इमरजेंसीज देख लें। आज का चैप्टर हम तीसरे और आखिरी टाइप ऑफ इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। The emergency provisions are contained in Part 18 of the Constitution of India from Article 352 to 360। हमने ऑलरेडी इन सभी के बारे में डिटेल में बात किया हुआ है हमारे पिछले दो चैप्टर्स में, जो कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल था। These provisions enable central government to meet any abnormal situation effectively। कोई भी abnormal situation जो अराइज होती है, कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अगर कोई थ्रेट हो, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चंद इमरजेंसी पावर्स दिए हैं, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल बन जाता है ताकि वो कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को बचा सकें। The Constitution stipulates three types of emergencies: national emergency, that is Article 352, constitutional emergency और president rule, that is Article 356, and third one is financial emergency, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, that is Article 360। Grounds of declaration, कब कब जो है आप डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। Article 360 empowers the president to proclaim a financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened। लेन देन से रिलेटेड कोई भी अगर मिसमैच होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्थिक जो स्टेबिलिटी होती है, उसे किसी प्रकार का थ्रेट हो, या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया में जो क्रेडिट सिस्टम चल रहा है, देखिए ऑन एंड होल अगर मैं एक बात कह सकूं तो फाइनेंस रिलेटेड, मनी रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का अप्स एंड डाउन्स आपको नजर आ रहा है कि भाई दिस वुड हार्शली अफेक्ट इंडिया को जो है ये एक ऐसा डेथ ब्लो देगा कि फिर से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो रिक्लेम नहीं हो सकती, तभी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगवाई जा सकती है। जाहिर सी बात है, अगेन इसे रिवोक और प्रोक्लेम करने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। ऑफकोर्स कैबिनेट जो है सजेस्ट करता है उन्हें। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, अ प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू बाई सिंपल मेजोरिटी। अगेन जैसा कि हमने प्रेसिडेंट रूल में देखा कि विद इन 2 months, 2 महीने के विद इन टाइम फ्रेम में ही बोथ लोकसभा और राज्यसभा को सिंपल मेजोरिटी के साथ इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लेम को सपोर्ट करना चाहिए। और एक बार अगर पार्लियामेंट अपना अप्रूवल देता है तो ये इनडेफिनेटली कंटिन्यू होगा अनलेस एंड अनटिल इसे रिवोक नहीं किया जा सकता। और इसे रिवोक करने के पावर जो है वो सिर्फ कैबिनेट के हाथ में दिए गए हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ही उसे रिवोक कर सकते हैं। तो ये इनडेफिनेटली जो है वो काम करेगा। जिस तरीके से हमने देखा कि हर 6 महीने में एक बार रिन्यूअल करना चाहिए नेशनल और प्रेसिडेंट रूल को, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल को, इस तरीके यहाँ पर किसी तरीके का रिन्यूअल नहीं है। एक बार सिंपल मेजोरिटी के साथ लोकसभा राज्यसभा एक्सेप्ट करें तो ये इनडेफिनेटली जब तक रिवोक नहीं करते प्रेसिडेंट, वो कंटिन्यू होगा। इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, आइए देखते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या होते हैं। एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन ओवर द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ स्टेट, कोई भी इमरजेंसी हो, नेशनल हो, स्टेट हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, सेंटर बिकम्स ऑल पावरफुल। स्टेट के जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हो, लेजिस्लेचर से रिलेटेड हो, बजट वगैरह भी पास करना हो, या फिर अब फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसकी बात हम करते हैं वो सभी सेंटर के हाथ में होते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट ऑल पावरफुल बन जाते हैं और वो लेजिस्लेट करते हैं, और एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है वो सेंटर ही करता है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, सबसे बड़ा जो झटका है वो यही है कि जितने भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जजेस होते हैं, सरकार के अंदर जो कोई भी काम करते हैं, उनके सैलरीज और अलाउंस को काट दिया जा सकता है। रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। अगर लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ने मनी बिल पास की है, बजट वगैरह पास किया हुआ है और इमीडिएटली फाइनेंशियल इमरजेंसी लगवाई गई है, तो प्रेसिडेंट जो है उन बिल्स को पकड़ सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। और पूरे जितने भी बिल्स फ्यूचर में भी आएंगे वो सभी रिजर्व किए जा सकते हैं। डायरेक्शन फ्रॉम प्रेसिडेंट फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्संस सर्विंग अंडर द यूनियन, जो कि जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एक्सेट्रा, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, या जो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, उनके सैलरीज अलाउंस वगैरह में रिडक्शन हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आज तक जो है कभी भी आर्टिकल 360 का इस्तेमाल नहीं किया गया। फाइनेंशियल प्रोक्लेमेशन, कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन आज तक एक बार भी नहीं हुआ। इवन व्हेन 1991 जब इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था, जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, जब हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मॉडल फॉर्म जो इस्तेमाल किया, वहाँ पर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगवाई गई थी। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।